हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वेलकम है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। हम आपको 100% फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। पर डे क्लास रिकॉर्ड होती है और टाइम देख रहे होंगे आप, या हो रहा है 00:57। समझ रहे हैं आप? 1 बजने में, यानी रात्रि का 1 बज रहा है और क्लास रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो रही है। रात्रि के 1 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, जब से हम अदर क्लासें ले रहे थे। दिन और रात मेहनत आप सभी के लिए की जा रही है दोस्तों। इसीलिए मैं आप सभी से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा इस मेहनत का कदर कीजिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हमें मिल रही है, चाहे वो बेशक फ्री में मिल रही हो दोस्तों, उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसको हमें कंटेंट को समझना चाहिए। आप सभी के लिए एक एक चीज़ को हम बहुत बारीकता के साथ ले रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको पढ़ा दिया है यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट पढ़ा दिया है, वेक्टर पढ़ा दिया, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, न्यूटन्स लॉ एंड फ्रैक्शन पढ़ा दिया बच्चों, सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, रोटेशनल मोशन पढ़ा दिया, ऑक्सीलेशन पढ़ा दिया, ग्रेविटी पढ़ा दिया, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दिया। अभी लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, इलास्टिसिटी भी पढ़ा है। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। टोटल फिजिक्स में चैप्टर है 56 बच्चों, और 56 चैप्टरों के इस महासंग्राम में आपको ये चैप्टर मिलने जा रहा है 13, जिसका नाम है फ्लूइड एंड प्रेशर। दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है। एक एक चीज को बहुत बारीकता के साथ समझिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी मेहनत होने वाली है इस चैप्टर में। ये अन्य चैप्टरों की कंपेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भरोसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेशर से बच्चों क्वेश्चन भी आते हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 13, तरल एवं दाब, फ्लूइड एंड प्रेशर बच्चों, फ्लूइड एंड प्रेशर, ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है बच्चों। इसको ढंग से समझिएगा। इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक प्रेशर वर्ड आता है, और आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की, चाहे आप नेवी की, चाहे आप इंडियन कोस्ट गार्ड की, चाहे आप टेक्निकल आर्मी की, आप किसी भी नॉन टेक्निकल कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट एंड डायमेंशन आपको बहुत अधिक मात्रा में पूछी जाती है दोस्तों। तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको बहुत ईमानदारी के साथ समझना चाहिए। दूसरा एडिंग कराऊंगा बेटा मैं प्रेशर के यूनिट एंड डायमेंशन। तीसरी एडिंग में आपको कराऊंगा थ्रस्ट यानी प्रणोद क्या होता है बच्चों। चौथे नंबर पे मैं आपको समझाऊंगा डेंसिटी के बारे में, और फिर हम समझेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का बेटा हमेशा एक न्यूमेरिकल आता है। और फिर हम मिक्सर का घनत्व, यानी मिक्सर का घनत्व कहने का मतलब है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, यानी दो लिक्विड जब आपस में मिलाए जाएंगे तो उसके मिक्सर के बारे में समझेंगे। फ्लूइड प्रेशर, यानी तरल के हम जो भी लिक्विड होता है वो प्रेशर डालता है, उसके बारे में हम समझेंगे। वैज्ञानिक पास्कल लॉ को समझाया जाएगा, आर्किमिडीज थ्योरी को यहाँ समझाया जाएगा, उत्प्लावन बल वोयेंसी फोर्स को भी यहाँ समझाया जाएगा, थ्योरी ऑफ स्विमिंग यानी कि तैरने के सिद्धांत को भी मैं आपको समझाऊंगा, और फिर आपको समझाऊंगा बेटा डेंसिटी ब्लॉक बिटवीन टू मीडियम, यानी कि ब्लॉक की कोई भी ब्लॉक होगा जो दो मीडियम के बीच में फंसा होगा उसकी डेंसिटी के बारे में। अभी मेरी जो बातें हैं ये 12 पॉइंट हैं। ढेर सारे पॉइंट ऐसे भी होंगे जिनको आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आप पहली बार देखे होंगे कि यार ऐसा कुछ भी पढ़ने वाले हैं। बड़ा आनंद आने वाला है मेरे दोस्तों। इस चैप्टर में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, सीधे क्लास स्टार्ट। रात्रि का समय है, बहुत कीमती समय है बच्चों, एक एक चीज को बारीकता के साथ देखना है। पूरी रात रिकॉर्डेड वीडियो सेट करना, फिर पूरे दिन में हमें ऑफलाइन बैचों को पढ़ाना। आप सभी के लिए जो मेहनत हो रही है दिन और रात, वो सभी आपके सामने है, आप इसका महत्व दीजिए। दोस्तों, प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे। देखिए, आप सभी को सफल कराने का जो हमारे ऊपर है वो है प्रेशर। आपको अपनी सफलता में पास होने का, आपको अपना एग्जाम फाइट करने का जो है वो है प्रेशर। यानी जो किसी चीज को कंप्रेस करने की कोशिश करे उसे हम प्रेशर कहते हैं। किसी भी चीज को कंप्रेस यानी कि दबाने की कोशिश करे, उसको हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा एक प्रेशर। इसलिए कहते हैं प्रेशर में मत रहिए, दबिए मत, फ्री ऑफ माइंड से काम कीजिए, फ्री फॉल कंडीशन में रहिए, बिल्कुल स्वतंत्र कंडीशन में, तो आप बेस्ट कर पाएंगे जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, प्रेशर के बारे में अगर हम देखें तो इसे हम पी से डिनोट करते हैं बच्चों। और प्रेशर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान रखिए, यह एक प्रकार का फोर्स ही होता है बट पर यूनिट एरिया में काम करता है।
जैसे मैं अगर मैं बात कर रहा हूं इस बोर्ड पर, तो इस बोर्ड पर मैं उंगली से प्रेशर लगा रहा हूं और पूरे हत्थे से प्रेशर लगा रहा हूं। इन दोनों में अंतर है। लगाया गया फोर्स एक जैसा हो बट प्रेशर अलग लगाएगा। मैं यहाँ पे 50 न्यूटन लगा रहा हूं, बोर्ड पे बहुत कम असर पड़ेगा। अब मैं 50 न्यूटन लगा रहा हूं, हो सकता है स्क्रीन टूट जाए। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि प्रेशर जो होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग काम करता है बच्चों, एरिया के अकॉर्डिंग। यही कारण है कि जब आप किसी दलदल में फंस जाते हैं ना, दलदल में, तो आपसे ये कहा जाता है कि बच्चों निकलने की कोशिश अवश्य कीजिए, आपको निकलना है उससे। बट इस बात का विशेष का ध्यान दीजिए कि जो आप फंसे हुए हैं वो पैरों पर खड़े हैं। आप एक पैर उधर करेंगे तो आपको होगा क्या मेरे भाइयों, पैर अधर करने से दूसरे पैर पर ही पूरा वजन आ जाएगा और सरफेस एरिया, जो कांटेक्ट एरिया, वो छोटा हो जाएगा और कांटेक्ट एरिया छोटा होने से प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों। इसीलिए आप निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन रिजल्ट में यह होगा कि आप और दस्ते चले जाएंगे। इसीलिए आपको लेट कर निकलना चाहिए। उल्टे लेटेंगे, सीधे लेटेंगे तो सांस नहीं मिलेगी। दलदल है दोस्तों, उल्टे लेटेंगे तो आपको सांस भी मिलेगी और टचिंग एरिया, जो आपका एरिया बॉडी का टच है वो बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी नीचे जाना बंद हो जाएगी। तो यही एरिया का मेन होता है बच्चों, यही प्रेशर का मेन पॉइंट होता है जिसको हमने इस चीज को समझा है। तो बच्चों इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकता के साथ। ये जो प्रेशर की कहानी है, पहला तो ये है कि अगर हम प्रॉपर बात करें तो ना तो ये स्केलर होता है ना ये वेक्टर होता है, ये टेंसर क्वांटिटीज के अंदर आता है। बट इसको आप मान सकते हो स्केलर अभी, क्योंकि अभी वैज्ञानिकों ने इसे ना तो टेंसर कहा है ना ही इसको वेक्टर कहा है, स्केलर मान सकते हैं आप। ठीक है, वैसे इसको टेंसर में आना चाहिए, प्रदेश में आना चाहिए। यूनिट इसकी जो होती है, ऐसा यूनिट पास्कल होती है, क्योंकि इसको दिखाने वाले वैज्ञानिक का नाम पास्कल था। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है ऐसा यूनिट को देखकर कि सर ऐसा यूनिट का मतलब नहीं समझ में आया। ऐसा वे यूनिट होती है जो साइंटिफिक नाम पे आती है। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको, उसमें आपको नॉलेज होगी बच्चों। ऐसा यूनिट जो इसका होता है पास्कल, वैज्ञानिक का नाम आता है बच्चों इसमें। कौन होता है बच्चों, पास्कल होता है। अगर हम बात करें इसके एमकेएस यूनिट की बच्चों, एमकेएस यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेरी इजी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन देखेंगे ml टी की पावर -2 न्यूटन और मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे तो ml -1 टी की पावर -2। जैसे डायमेंशन, ये एक प्रेशर का एक छोटा रूप आया है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर को बहुत ही डिटेल में जानने की, तो आपको बड़ा जानकारी रखनी पड़ेगी, चीज को बहुत समझना पड़ेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ही बर्तन के अंदर दो या दो से अधिक गैसें भर दी जाएं जो आपस में रिएक्शन ना करें, तो नेट प्रेशर कभी भी निकालना पड़े, इसे डाल्टन लॉ कहते हैं। नेट प्रेशर निकालना पड़े तो जो नेट प्रेशर आएगा वो अलग अलग गैसों के एल्जेब्रिक सम के बराबर आता है, क्योंकि ये स्केलर होता है। मैं आपको ये क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी गैस सिलेंडर है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल आता है और बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। ये एक गैस सिलेंडर है और आपने इसमें गैस भरी, एक तो G1 भर दी और एक G2 भर दी। इसके द्वारा आने वाला प्रेशर P1 है और इसके द्वारा आने वाला प्रेशर P2 है। तो मैं अगर यहाँ पे P नेट निकालना चाहूंगा बच्चों, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा P1 प्लस P2। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता कतई नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, वैज्ञानिक डाल्टन ने ये कहा था कि जब किसी गैस सिलेंडर के अंदर दो या दो से अधिक अक्रिय गैसें, नॉन रिएक्सेबल गैस भरी जाएं, तो उनके द्वारा गैस सिलेंडर पर डलने वाला जो प्रेशर होता है वो सभी प्रेशरों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया है। तो ना तो कोई बच्चा ऐसे समझेगा कि दोनों का एवरेज निकालना है क्या। बहुत से बच्चे बोल देते हैं प्रेशर दे दिया, दोनों को जोड़ दिया, दो से भाग दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कतई नहीं करना है। समझ लीजिएगा, इस बात को भली भांति जान लीजिएगा। मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, डाल्टन वाला एक एग्जांपल दे देता हूं। तो गैस G1 सिलेंडर में 40 पास्कल 40 पास्कल का प्रेशर डालती है, दाब डालती है बच्चों। एंड
गैस टू सिलेंडर में 20 पास्कल का दाब डालती है। बात आई बात समझ में बच्चों? 20 पास्कल का दाब डालती है। तो आपसे पूछा है, तो आपसे ये कहा गया है कि सिलेंडर में यदि दोनों गैस भर दी जाएं या दोनों गैस एक साथ भर दें, एक साथ डाल दें, तो सिलेंडर पर प्रेशर होगा। सिलेंडर पर प्रेशर होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपके लिए ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले 60 पास्कल, बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 30 पास्कल, सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 40 पास्कल, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो बहुत सा बच्चा 30 निकाल देगा एवरेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। अगर आप पी नेट निकालना चाहते हैं तो P1 प्लस P2, P1 बोले तो 40 पास्कल और P2 बोले तो 20 पास्कल, देन राव 60 पास्कल बच्चों। तो वेरी इजी आंसर। तो बहुत ही प्यार से आपको इस चीज को समझना चाहिए, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे पास प्रेशर का डाल्टन लॉ, इसको मैसेज को याद रखना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बात को समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट एंड प्रेशर। प्रेशर की यूनिट के बारे में समझें। एक्चुअली प्रेशर की यूनिट एक दो नहीं है, ढेर सारी हैं। जो जो नए नए वैज्ञानिक आते गए और लोग यूनिट अपने नाम से देते गए। सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करें तो एक होती है एटीएम, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो होती है वायुमंडल दाब। वायुमंडल दाब बच्चों, वायुमंडल दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं ATM। वायुमंडल दाब, जो वायुमंडल दाब होता है वो होता है 1.013 क्रॉस 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैसेज याद रखिएगा। ये एक एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब होता है। 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, या नॉर्मली आप एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मतलब 1 एटमॉस्फेयर ही है। एक ये होती है। दूसरे एक वैज्ञानिक का है बार बेटा, एक और यूनिट होती है इसकी बार, वो भी आपको समझनी है। 1 बार, BAR, हिंदी में ऐसे लिखते हैं बार। 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक यूनिट होती है बच्चों। 1.5 मतलब ये 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू बार, वैज्ञानिक बार के अकॉर्डिंग ये यूनिट होती है। फिर बच्चों तीसरे नंबर पे आती है एक और यूनिट आ जाती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाइट ऑफ HG। एक्चुअली एक मरकरी ट्यूब लिया था हमने, HG का कोई ट्यूब लिया था, और उस ट्यूब में लिक्विड को एक नॉर्मल स्टेज तक पड़ा था। नॉर्मल स्टेज, यहाँ पे हमने HG भर लिया। क्या भर लिया बच्चों? HG। दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए साइड में लिख देता हूं HG। और यहां पे 0 था, यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया सेंटीमीटर में। एक समय 76 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। ऐसा ही क्यों बच्चों? क्योंकि प्रैक्टिकल में यही देखा गया था। तो जैसे ही हमने इसको एटमॉस्फेयर में रखा, एयर में रखा, तो हुआ गया कि ये HG ऊपर चढ़ने लग गया। अब HG ऊपर क्यों चढ़ा उसका भी कारण मैं इसी क्लास में बताऊंगा, और ऊपर चढ़ने तक ये कहां तक चढ़ा वो मैं अभी प्रेजेंट में बता देता हूं। तो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ा। तो लोगों ने इसको ऐसे बोल दिया कि 1 एटमॉस्फेयर हाइट ऑफ HG 76 सेंटीमीटर। तो बच्चों याद रखिएगा, यानी कि हाइट ऑफ HG की हाइट 76 सेंटीमीटर हो तो उसे हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं।
तो ये भी हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडल दाब। तो ये भी एक प्रेशर की यूनिट आ गई। क्या आ गई बच्चों? ये भी एक प्रेशर की यूनिट आ गई। चौथे नंबर पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको ये चीज समझ गए। इसको चौथे नंबर को लेने से पहले कुछ कैलकुलेशन आपने ये सीखा कि 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी, बच्चों हाइट ऑफ एच जी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 एटमॉस्फेयर। क्या आ रही है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की 1.013 प्लस 10 टू द पावर 5 ये वैल्यू है। बात आई बच्चों समझ में? तो आपके लिए यहां से एक चीज निकल के आई। अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालू इसे, तो 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी निकालूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर में कितना प्रेशर आएगा? तो 1.013 क्रॉस 10 टू द पावर 5 ओवर 76 बच्चों, ओवर 76 बच्चों। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेशन से निकलती है 133.28 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। 133.28 क्रॉस 10 टू द पावर 3 और आता है बच्चों, क्रॉस 10 टू द पावर 3 कैलकुलेशन 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आता है 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी। तो इसको जो निकालने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बच्चों टॉर। कौन थे? टॉर। तो उन टॉर वैज्ञानिक ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया, तो उस चीज को एक बार देखा गया। तो अगर हम एक बार कैलकुलेशन देखें तो ये आ रहेगा 1.33 आ रहा है बच्चों, 1 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 1.3328 ऐसे आ रहा है, प्लस 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ रही है वैल्यू बच्चों। तो ये 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी है। अगर मैं इसे 1 मिलीमीटर देखना चाहूं तो 1 सेंटीमीटर तो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर हम फोकस करें, हमने यहां तक समझा बच्चों 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी इक्वल टू 1.3328 क्रॉस 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। मैं अगर क्या लिखना चाहता हूं 1 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं 10 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं वही सेम 1.3328 क्रॉस 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। अगर मैं इसे 1 मिलीमीटर देखूं, वाली मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी बच्चों, तो 10 का भाग चला जाएगा, तो 1.3328 क्रॉस 10 टू द पावर 2 बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आया मेरे पास 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी। मैं एक एक चीज को डेरिवेशन से बता रहा हूं जिससे याद हो जाए। जो 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी को 1 टॉर बोल दिया गया। क्या बोल दिया बच्चों? 1 टॉर। 1 टॉर बोल दिया बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक यूनिट इसकी टॉर भी होती है। समझ में आया बच्चों? प्रेशर की एक यूनिट और होती है टॉर। तो आपको यहां से तीसरा पॉइंट, तो चौथे पॉइंट पे आपके पास ही आ गया ये 1 टॉर। 1 टॉर इक्वल टू 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी, हाइट ऑफ एच जी बच्चों, और देन वैल्यू ऑफ 133.28 न्यूटन पर मीटर। तो एक यूनिट ये भी होती है टॉर। तो आपके पास ढेर सारी यूनिट आ चुकी हैं विद कैलकुलेशन सर। आपके पास कभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेशर की यूनिट के बारे में, तो प्रेशर जो आपने फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है उसकी यूनिट के बारे में देख रहे हैं, बिल्कुल निचोड़ से ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा बच्चों। पहला आपने देखा है ऐसा यूनिट जो साइंटिफिक नेम पर है, वो है बच्चों पास्कल। क्या है बच्चों? पास्कल है। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से कवर करना है, एकदम ईमानदारी से, ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये मैं बोल रहा था कि ऐसा यूनिट जो है आपकी क्या है? पास्कल है। अगर हम बात कर रहे हैं एमकेएस यूनिट बच्चों, एमकेएस यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट देखूंगा
तो सीजीएस न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, डाइन लिख सकता हूं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप जानते हैं डायमेंशन आने वाली है। डायमेंशन क्या आती है इसकी, डायमेंशन मैंने लिखी थी ml⁻²/2 बटे एल स्क्वायर। कैलकुलेशन करूंगा तो ml-1 दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो मैं यहां से एक यूनिट और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। मैं सीजीएस में भी लिख सकता हूं ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। देखना कितना बड़ा यूनिट आ रहा है। उसके बाद इसका यूजफुल यूनिट में आता है, यानी उपयोगी मात्रक। उपयोगी मात्रक यूजफुल यूनिट बच्चों, यूजफुल यूनिट में आता है एटमॉस्फेयर। क्या आता है, वायुमंडल, एटीएम। एटीएम आता है, वैल्यू भी आपने लिखी। एक और आता है बच्चों, क्या लिखा था हमने, बार। क्या आता है, बार। बार भी इसकी यूनिट है। एक और लिखा था बच्चों, क्या लिखा था, टॉर। टॉर भी इसकी यूनिट है। तो ये सब इसकी यूनिट है बच्चों। और एक होता है हाइट ऑफ एच जी। क्या होता है, हाइट ऑफ एच जी। तो ये सब जो लिखी हुई है ये इसकी यूनिट लिखी हुई है। आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब यूनिट लिखी हुई है। इनकी वैल्यू तक हमने लिख रखी है, सबकी वैल्यू हमें याद है, अभी की अभी हमने लिखी थी, बिल्कुल परफेक्ट लिखी थी सबकी वैल्यू। पहला ध्यान दीजिए, पास्कल को एक पास्कल लिखाओ या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखाओ, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर लिख रहा हो, 1 एटमॉस्फेयर तो 1.013 क्रॉस 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻5 को बार लिख सकता हूं तो 1.013 बार भी लिख सकता हूं बच्चों इसको। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं 101.33 मिली बार। क्या लिख सकता हूं, मिली बार। चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसे तो कोई सेंस भी नहीं रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ 1 बार जो वैल्यू लिखी थी वो बच्चों 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखी थी। बच्चों 1 टॉर जो लिखा था, 1 टॉर, 1 जो टॉर लिखा था वो कितना लिखा था, 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों हाइट ऑफ एच जी लिखी थी 76 हाइट ऑफ एच जी को 1 एटमॉस्फेयर लिखा। ये मैंने सब पहले डेरिवेशन की, बाद में आपको इकट्ठी की है और सबको एक एक करके लिखाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन आपकी प्रेशर की, इसीलिए अलग से पढ़ाया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया तरीके से डीपी पे लगा लीजिएगा, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें गलती मत करिएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास अगली हेडिंग आती है, थ्रस्ट क्या होता है। तीसरे नंबर पे आती है थ्रस्ट, यानी प्रणोद क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें थ्रस्ट की, प्रणोद की, तो यह भी एक प्रकार का फोर्स होता है। थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, यह एक प्रकार का फोर्स है बच्चों। यह क्या देखें, यह एक प्रकार का फोर्स है। क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का फोर्स है, फिक्स है बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर है। बट थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई भी गैस सिलेंडर है, यहां ध्यान दीजिए, ये गैस सिलेंडर है और इसमें क्या भरी हुई है, एयर। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, एक बार में समझ में आएगा थ्रस्ट का मतलब। तो ये जो गैस है बच्चों, इसको क्या करेगी, इसको बाहर की ओर ये कंप्रेस कर रही होगी। ये जो गैस है इसको बाहर की ओर क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। ये होगा प्रेशर, और इस प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चों, सेम। अब क्या होगा, ये जो अंदर वाला जो फोर्स है इसको बराबर करने के लिए बाहर से जो लगेगा,
जो फोर्स लगेगा उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट। इसे हम प्रणोद कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? थ्रस्ट कहते हैं बच्चों। इसका मतलब यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की प्रेशर से यानी दाब से स्ट्रक्चर बदलने वाली हो, जब किसी ऑब्जेक्ट के प्रेशर से स्ट्रक्चर बदलने वाली हो, ठीक है, तो इस प्रेशर के विपरीत, इस प्रेशर के विपरीत लगा एक्सटर्नल फोर्स थ्रस्ट कहलाता है। बात आई बच्चों समझ में? ये डेफिनेशन आ गई। क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। लेकिन ये फोर्स होता है तो ये फोर्स आ जाएगा आपके पास प्रेशर इनटू एरिया। क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू, ये फोर्स होता है एक तरह का, तो ये जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया आ जाएगा। तो ये एक थ्रस्ट की डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन कब आएगा इसका? अगर कोई भी क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया, बट कभी भी आएगा तो केवल इतना पूछने को आएगा कि जो थ्रस्ट होता है वो फोर्स होता है कि या प्रेशर होता है। तो आप याद कर लीजिएगा वो फोर्स होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो थ्रस्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है, स्ट्रक्चर के चेंज करने के अपोजिट में होता है, वो चेंज होने से रोकता है। तो आपका आंसर आएगा ये चेंज होने से रोकता है। बस इतना ध्यान रखना बच्चों, यू आर सेलेक्ट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गारंटेड। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है। अगला आ रहा है हमारे पास चौथा पॉइंट, डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी को देखकर बच्चों को क्या लगता है? उनको ये लगता है कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मास इक्वल टू डेंसिटी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये तो एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। डेंसिटी का मतलब है जैसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसका डेंसिटी का क्या मतलब है? डेंसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। याद रखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये बात पक्का याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु के दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बच्चों, किसी भी वस्तु के दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को डेंसिटी कहते हैं बच्चों, घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बारे में ये कहा जाता है यदि डिस्टेंस कम हो या दूरी कम हो, अब डिस्टेंस कम है तो जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम पाया जाता है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो डेंसिटी जो होगी वो डेंस होगी, यानी कि सघन होगी। और यदि डिस्टेंस बच्चों दूरी दूर हो, डिस्टेंस क्या हो? अधिक हो यानी दूर हो, तो बच्चों रो पाया जाएगा मिनिमम। बात आई समझ में? तो यही कारण है कि जो लिक्विड गाढ़े होते हैं उनकी डेंसिटी अधिक पाई जाती है, और जो लिक्विड पतले होते हैं उनकी डेंसिटी कम पाई जाती है। और यही कारण है कि बर्फ की डेंसिटी अधिक होती है। यही कारण है कि रो जो आइस होती है बच्चों, बर्फ होती है, वो ज्यादा पाया जाता है रो लिक्विड फॉर्म की तुलना में। रो का जो बर्फ का उल्टा लग दिया है, रो कम पाया जाता है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है। रो कम पाया जाता है किसकी तुलना में? लिक्विड की तुलना में। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों? कि जो बर्फ होता है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा है बच्चों। वॉल्यूम ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे बच्चों।
दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। जैसे आपने देखा है ये पानी की बोतल है, मैं इसको ऐसे दबा सकता हूं क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, उसका वॉल्यूम कम है। लेकिन अगर मैं इसे फ्रीजर के अंदर रख देता हूं ये जम जाएगी, उससे क्या टाइट हो जाएगी और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है आइस का, तो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड वाली कंपेयर की तुलना में 10% एक्स्ट्रा होता है। ये भी चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद ही। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेंसिटी की मेन डेफिनेशन होती है। तो डेंसिटी कहीं ना कहीं कनेक्ट है कहां पर बच्चों, वॉल्यूम के साथ में। मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के साथ में कनेक्ट है। और वैज्ञानिकों को लग रहा था कि जो रो है वो वॉल्यूम के साथ में उल्टा कनेक्शन रख रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है। ऐसा ही तो है, आपको ये लग रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम आ रही है बच्चों, डेंसिटी क्या आ रही है, कम। तो हमको पता चला कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आ रहा है रो, इस तरीके से आ रहा है। जब मैं यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो कांस्टेंट मास निकल के आ जाता है, तो यहां से डेरिवेशन होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बच्चों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेरिवेशन इसका मिला कि जो मास होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, मास जो होगा वो आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी हो जाएगी मास ओवर वॉल्यूम। ये क्या होता है, नो स्केलर नो वेक्टर, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। यानी ये गुण है किसका बच्चों, पदार्थ का, मेटल्स का, पदार्थ का। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉट वेक्टर नॉट स्केलर, कोई कहे तो आपसे, ठीक है। इसके बारे में बात करें, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या होगा, एमकेएस यूनिट हो जाएगी इसकी। कोई भी स्पेशली वैज्ञानिक ने इसको डिफाइन नहीं किया था, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस यूनिट हो जाएगी। इसकी वैल्यू के भी रिलेशन याद होनी चाहिए आपको बच्चों, कि 1 kg पर मीटर क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूं 1 kg बच्चों, 1 kg में कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है। और मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है का क्यूब। अपन इसको लिख सकता है 10⁻³ ग्राम ओवर 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अपन इसको लिख सकता है 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 1 kg पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में बच्चों, दिस इज 1 kg पर मीटर क्यूब, वैल्यू ऑफ 1 kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप अलग से यहां पर भी लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चों इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वेरी इजी। तो मैंने उसको उल्टा लिख दिया है, तो -3 को मैंने +3 में लिख दिया, इधर से उधर ले गया हूं। तो ये एक तो वैल्यू याद रखिएगा। तो ये होती है डेंसिटी की रियल डेफिनेशन, कि जो डेंसिटी है वो होती है मॉलिक्यूल बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और हैं H2O को लेकर। रो H2O बच्चों, रो H2O फिक्स है, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, याद कर लें बच्चों आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। रो H2O यानी H2O यानी लिक्विड, जो आपका जल होता है, पानी होता है, उसका घनत्व तो आपको परफेक्शन में एकदम प्रॉपर याद होना चाहिए। जो रो H2O होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका वैल्यू होता है। या इसे हम एमकेएस में लिखना चाहें तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये बच्चों लिक्विड यानी H2O का होता है, और ये कब होता है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये बच्चों प्रैक्टिकल का खेल है। अब बाद में कहीं सर 4 ही क्यों लिया, एक अजीब सी नंबर। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल लैब की बात चल रही है, ये फिजिक्स है बच्चों, मैथ नहीं है। यहाँ पे आपके कोई ना कोई डायरेक्ट कोई ना कोई डेरिवेशन हो जाएगा। ये फिजिक्स है, ये फैक्ट के अनुसार चलता है सीधे सीधे कि ऐसा है, क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी पाई जाती है वो पाई जाती है मैक्सिमम। क्या पाई जाती है, मैक्सिमम। इसको याद कर लीजिएगा।
और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर जाएं या आप इससे नीचे जाएं टेम्परेचर में, बात समझ रहे हैं, तो डेंसिटी घटेगी, तो रो क्या होगा, घटेगा। दोनों कंडीशन में घटता है बच्चों, ये बात ध्यान कर लीजिएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर H2O की डेंसिटी मैक्सिमम पाई जाती है और वॉल्यूम क्या पाया जाता है, मिनिमम। वॉल्यूम क्या पाया जाता है, वॉल्यूम H2O क्या पाया जाता है, एकदम लो पाया जाता है। बात आई समझ में, मिनिमम लिख दो, एकदम मिनिमम पाया जाता है बच्चों। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप नीचे आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और वैल्यू 1 CGS में और 10⁻³ MKS में पाई जाती है। और ये मैंने एक छोटा सा साइन बनाया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर जाएं या नीचे आएं, आपके लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो डाउन ही रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यही कारण है कि एक यूनिक रिलेशन मिलने की वजह से कभी भी रो रिलेटिव की बात आती है तो हम H2O के रिलेटिव निकालते हैं। जो अगला पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसे हम रो रिलेटिव कहते हैं बच्चों, रो रिलेटिव। और ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी H2O के रिलेटिव निकाल दीजिए, उसे हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। रो रिलेटिव का मतलब है रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो H2O, ठीक है बच्चों। ये ना तो यूनिट, ये होती है बेटा रेशियोबल फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस इज अनुपातिक भौतिक राशि, अनुपातिक भौतिक राशि। और ना ही कोई इसे कह सकता है वेक्टर, ना स्केलर, ना टेंसर, दिस इज रेशियोबल फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंग्लिश में रेशियोबल। इसका ना तो कोई यूनिट होता है, ना यूनिट और ना ही डायमेंशन, ना तो इसकी यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है। दिस इज ओनली नंबर, दिस इज ओनली नंबर, यह केवल संख्या है बच्चों। क्या है बच्चों, संख्या। दिस इज ओनली नंबर बच्चों, ये परफेक्ट ध्यान रखिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का अगर रो ऑब्जेक्ट आ जाए, रो रिलेटिव आ जाए, सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, रो रिलेटिव 2 आ गया तो रो ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, बहुत आसान। आपको निकालना है रो रिलेटिव, आप जानते हैं रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो H2O। रो ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, रो H2O 1 होता है, तो रो रिलेटिव 2 दे रखा है, दिस इज रो ऑब्जेक्ट ओवर 1। देन नाउ रो ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 किस में आएगा बच्चों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने 1 लिया है। MKS में लेते तो 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ जाता। इस तरीके से आप रो रिलेटिव कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी को लेकर। इसको मैसेज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आता है मिक्सर का घनत्व। तो बच्चों क्या किया जाता है, जब 2 लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद एक नया लिक्विड तैयार हो जाता है। आपको इनिशियल दोनों लिक्विड की डेंसिटी दे देगा और जो फाइनल में आपको मिल रहा है उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि 2 लिक्विड हैं, बहुत ही प्यार से समझिएगा, न्यूमेरिकल भी दूंगा। 2 लिक्विड हैं, एक लिक्विड 1 जिसका जो रो1 दे रखा है, रो1 डेंसिटी दे रखा है बच्चों, और लिक्विड 2 और रो2 दे रखा है इसका डेंसिटी। क्या बच्चों, वो आपस में मिलाया गया, वो आपस में मिलाया गया, वो आपस में मिलाया गया, मिलाया गया तो मिलने के बाद प्राप्त नया लिक्विड का डेंसिटी बताओ, जिसे हम रो मिक्स कहते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाइयों आपको इतना तो अवश्य पता चला होगा कि आपने जब लिक्विड को मिलाया होगा तो किस
ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मिलाया है, ये क्वेश्चन आ रहा है। आपने उसे लीटर में तौल के मिलाया, भाई 1 लीटर या 1 किलो तौल के, तो यहां लीटर और किलो में अंतर है, क्योंकि यहां लीटर होता है वॉल्यूम और किलो होता है मास। पहला केस है आपके पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में देगा ये चीज। केस नंबर 1 ये है कि यदि मिलाएं मास को समान रख के, यानी दोनों लिक्विड को समान मास में मिलाया जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों लिक्विड को समान मास में मिलाया जाए, दोनों लिक्विड को समान मास में मिलाया जाए। सेम मास में मिलाएं। और दूसरे केस में बच्चों आपको ये दे रखा है कि यदि, केस नंबर 2 है, यदि आप वॉल्यूम समान लेकर मिला रहे हैं, सेम वॉल्यूम में मिला रहे हैं। अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दोनों लिक्विड को समान वॉल्यूम में मिक्स किया गया हो, ये बच्चों इस तरीके से न्यूमेरिकल दिए जाते हैं आपको, ठीक है। कि यदि आपको सेम वॉल्यूम में मिक्स किया है तो रो मिक्स की जो वैल्यू आती है बच्चों, वो आ जाती है ρ1 + ρ2/2। एवरेज निकाल देना, आपका आंसर आपके हाथ है। और यदि बच्चों आपसे ये कहा गया है कि सेम मास में मिलाया गया, तो रो जो मिक्स की वैल्यू आती है वो आ जाती है 2 ρ1 ρ2/ρ1 + ρ2। तो ये दो गजब की शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इसको बहुत ईमानदारी के साथ समझना है। तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा रो मिक्सर का। तो ये रो मिक्सर है, मिक्सर डेंसिटी का। इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप पहचान कर लीजिएगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए कि बच्चों इसे याद कर लीजिएगा, रो मिक्सर। मैं अभी आपके लिए न्यूमेरिकल दे रहा हूं। मेरे पास एक न्यूमेरिकल लिया गया कि लिक्विड 1 ρ1 दे रखा है 2 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, एंड लिक्विड 2 इसका ρ2 दे रखा है 3 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये दो लिक्विड लिए गए, ठीक है। वो आपस में, वैसे तो मिलेगा नहीं, आप जानते हैं, सिंपल तरीके से हैवी प्रेशर लगाना पड़ेगा या घिसना पड़ेगा। जैसे तेल में पानी को घिसते हैं तो एक नया पेस्ट बन जाता है। आपस में मिलाया गया तो रो मिक्सर का मान होगा जबकि दोनों को मिलाते समय समान मास रखा गया है, सेम मास रखा हो बच्चों। ये क्वेश्चन लिया है। अगर सेम मास रखा है तो आपके लिए रो मिक्स का फॉर्मूला आता है बच्चों 2 ρ1 ρ2/ρ1 + ρ2। तो 2 ρ1 कितना दे रखा है 2, ρ2 कितना दे रखा है 3, और 2 + 3, 2 दूनी 4 और 4 × 12/5। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 2.4 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। बात आई समझ। और यदि ये क्वेश्चन में ये कह देता कि मिलाते समय समान, अगला क्वेश्चन है मिलाते समय समान वॉल्यूम रखा गया है। बच्चों यहां ध्यान से समझिए, मिलाते समय सेम वॉल्यूम रखा गया है। अगर सेम वॉल्यूम रखा गया है तो रो मिक्स कितना आ जाता बच्चों ρ1 + ρ2/2। मैंने बोला ना क्वेश्चन में देगा, जो पीला पीला वो क्वेश्चन है प्रॉपर। ρ1 कितना है 2 और ρ2 है 3/2। ये आ रहा है आपके पास 5/2, ये आ रहा है 2.5 ग्राम/सेंटीमीटर। तो बच्चों आप आंसर देख लीजिए, दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, और चाहे क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी आए, ऑप्शन यही आते हैं इस तरीके से
ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन के दिए जाते हैं तो पहला ऑप्शन ऐसे दिया जाता है, पहला ऑप्शन दिया जाएगा 2.2, बी ऑप्शन दिया जाएगा 2.3, सी ऑप्शन दिया जाएगा 2.4 और डी ऑप्शन दिया जाएगा 2.5। तुक्का भी नहीं मार सके हम, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं बच्चों। ठीक है, यूनिट दे देगा वही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है 2.4 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2.5। तो ये रो मिक्सर, उम्मीद करता हूं आप सभी मिक्सर का घनत्व तो जरूर निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको विशेष का ध्यान देनी चाहिए, बहुत ही प्यार भरा पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट हमने यही चीज ली है, इसको हमने अलग से लिखने के लिए, जिससे कि बच्चों आपको दिक्कत नहीं आए कि यदि मास इक्वल रखा गया हो और यदि वॉल्यूम इक्वल रखा गया हो, तो अलग से फॉर्मूले एक बार और लिखने के लिए मैंने लगाना है। यदि मास इक्वल रखा गया हो तो रो मिक्सर आपको पता है, अभी आपको लिखना है 2 रो 1 रो 2 ओवर रो 1 प्लस रो 2 बच्चों, वेरी इजी। और यदि बच्चों वॉल्यूम समान रखा गया हो तो रो मिक्सर इक्वल टू आ जाता है रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इजी हैं, आपको ये दोनों याद रखने। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आता है तरल दाब बच्चों। ये तो अब तक जो आपने पढ़ा है ना वो सब प्रेशर था दोस्तों। क्या था? प्रेशर। तो हमने एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा। यहां से आगे की नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी और उसमें आप पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लिक्विड प्रेशर यानी तरल दाब। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।